हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल में आप नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आज हम बात करेंगे जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल की। किसकी बात करेंगे? पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल की। तो आओ हम देखते हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन शक्य है। हम पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन शक्य है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है, पृथ्वी पर मानव जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। जीवन के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। किससे मानव जीवित रह सकते हैं? भूमि, जल तथा हवा। भूमि, जल और हवा, इन कारणों से मानव पृथ्वी पर जीवित रह सकते हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसे पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जहाँ पर 3 पृथ्वी के महत्वपूर्ण घटक मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं पृथ्वी का ठोस भाग है, उसे भूमंडल कहा जाता है। हम जहाँ पर रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? भूमंडल कहा जाता है। हम जहाँ पर रहते हैं वहां पर उसको क्या कहते हैं? भूमंडल। गैस की परत जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है। पृथ्वी को चारों ओर से कौन घेरता है? गैस की परत घेरती है, उसे वायुमंडल कहा जाता है। जो गैसों की बनी होती है परत उसे क्या कहा जाता है? वायुमंडल। गैसों की परत बनी उसे क्या कहा जाता है? उसे हम वायुमंडल कहते हैं। जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती है। जहाँ पर ऑक्सीजन, जैसे कि ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन को कहा ऑक्सीजन जिसे वैज्ञानिक भाषा में O2 भी कहा जाता है। और दूसरा होता है नाइट्रोजन, इसे Na कहा जाता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। दूसरा आता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसे हम CO2 के नाम से भी जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इसे हम कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से भी जाने जाते हैं। ये सब एक गैस है जो हमारी पृथ्वी की चारों ओर घूमती है। जलमंडल और गैस से घूमती है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। इसे जलमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? जलमंडल। बहुत बड़े भाग में जल पाया जाता है, उसे जलमंडल कहा जाता है। पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है। पृथ्वी पर कितना टका जल पाया जाता है? परसेंटेज 71% जल पाया जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवायु सम्मिलित है। जल में जैसे कि बर्फ भी आ जाता है, जल भी आ जाता है और जल वाष्प समिति भी आ जाती है। जीवमंडल एक समिति क्षेत्र है। जीवमंडल क्या है? एक समिति क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, हवा
एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे भूमंडल की। किसकी बात करेंगे? भूमंडल। अब बात करेंगे भूमंडल की। बात करते हैं भूमंडल। पृथ्वी की ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। पृथ्वी की ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है, जहाँ पर हम रहते हैं। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना होता है। भूमंडल किससे बना होता है? भूपर्पटी अथवा पतली मिट्टी से बना होता है, जिसके जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। जिसमें से जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों से में बांटा जा सकता है। पृथ्वी के मुख्य भागों को दो भागों में बांटा जा सकता है। मुख्य सतह को बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन से नाम से जाना जाता है। क्या बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विश्व में सभी महासागरों एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। विश्व के मानचित्र को देखिए, क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? आप विश्व के मानचित्र को देख सकते हैं और ज्ञात कर सकते हैं कि सभी महासागर एक साथ जुड़े हुए हैं या अलग अलग है। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। समुद्र जल का सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल में नए हो तो लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपकी तरफ पहुंच सके। बात करते थे हम समुद्री जल का। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। समुद्री जल सभी जगह समान होता है। समुद्र की ऊंचाई से हिसाब से उसे तल के हिसाब से उसे मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। जिसे क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है। अब विश्व में बहुत ही बड़े बड़े महासागरों को देख सकते हैं, जैसे कि पहला आता है क्या? सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर। दूसरा है अटलांटिक महासागर। तीसरा है हिंद महासागर। और चौथा है आर्कटिक महासागर। क्या? आर्कटिक। और अभी पांचवा पी होने जा रहा है और हो जाए ऐसा सब आप हम कह सकते हैं। इसका नाम है दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर से हम भी उसे जान सकते हैं। ये हमारे 5 महासागर है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, बाद में आर्कटिक महासागर आता है, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दूसरा 5वां है दक्षिणी महासागर।
कौन सा नाम उसका? दक्षिणी महासागर है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट। अब हम बात करते हैं ऊंचे शिखर की। भूमंडल में माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। ये मीटर ऊंचा है। 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर के मैरियाना ग्रंथ है। विश्व का सबसे गहरा भाग, ये सबसे ऊंचा है, तो विश्व का सबसे नीचे गहरा भाग कौन सा है? प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर मैरियाना ट्रेंच मैरियाना गर्त। इसकी ऊंचाई गहराई 11,022 मीटर है। मैरियाना गर्त की ऊंचाई गहराई 11,022 मीटर है। विश्व के सबसे गहराई है जो वहां प्रशांत महासागर में है, मैरियाना गर्त। क्या आपने कभी कल्पना की कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी क्यों हो सकती है? आप हम सब ने कभी नोटिस किया कि पर्वत की ऊंचाई सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट की है और समुद्र की गहराई पर्वत से भी काफी ऊंडी है, गहराई वाली है। ये हमने कभी नोटिस किया नहीं है। अब हम बात करते हैं महाद्वीपों की। किसकी? महाद्वीपों की। भूमंडल में कौन सा आता है बाद में? महाद्वीप। महाद्वीप। अब हम बात करते हैं महाद्वीप की। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। ये विस्तृत जलाशय के द्वारा दूसरे से अलग है। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। पहला सबसे बड़ा है एशिया। अब हम बात करते हैं महाद्वीपों की। एशिया सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। बाद में आता है यूरोप। यूरोप के बाद आता है अफ्रीका। यूरोप के बाद आता है अफ्रीका और अफ्रीका के बाद आता है उत्तर अमेरिका। अफ्रीका के बाद आता है उत्तर अमेरिका और 5वां आता है ऑस्ट्रेलिया। और 6वां आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। अंटार्कटिका और 7वां आता है दक्षिणी। 7वां आता है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। ये हमारे 4 प्रमुख महाद्वीप है। पहला सबसे बड़ा एशिया, बाद में यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका।
1 2 3 4 5 6 और 7। हमारे यहाँ 7 सबसे बड़े महाद्वीप है। अब हम बात करते हैं एशिया की। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। यहाँ पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल की 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया महाद्वीप से कर्क रेखा होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। एशिया के पश्चिम में कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत है, जो इस यूरोप से अलग करता है। एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को कौन सा पर्वत अलग करता है? यूराल पर्वत। कौन सा पर्वत? यूराल। एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को कौन सा पर्वत अलग करता है? तो के यूराल पर्वत अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहा जाता है। देखिए, एशिया तथा यूरोप के भाग को, ये संयुक्त भाग को क्या कहा जाता है? यूरेशिया। यूरेशिया कहा जाता है। एशिया एवं यूरोप के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहा जाता है। अब हम बात करते हैं यूरोप की। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यूरोप क्या है? एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। यूरोप महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यूरोप महाद्वीप से आर्कटिक वृत्त होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। यूरोप महाद्वीप तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए, इसकी स्थिति का पता लगाए। आप विश्व के मानचित्र को देखकर इसकी स्थिति का पता लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं अफ्रीका की। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे महाद्वीप है अफ्रीका। एशिया के बाद सबसे दूसरा बड़ा महाद्वीप है एशिया के बाद अफ्रीका। विषुववृत्त या जीरो अक्षांश इस महाद्वीप से लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। हम विषुववृत्त को जीरो अक्षांश से जानते हैं, वो अफ्रीका के मध्य में से गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका का सबसे बड़ा बहुत बड़ा भाग किस गोलार्ध में स्थित है? तो क्या उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप पाएंगे कि यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्कवृत्त, विषुववृत्त तथा मकरवृत्त तीनों रेखाएं गुजरती है। विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जहां से कर्कवृत्त, विषुववृत्त और मकरवृत्त तीनों रेखाएं यहां से गुजरती है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। हम सबको मालूम ही है कि सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है विश्व में? सहारा, जो कि ये अफ्रीका में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा है। ये महाद्वीप चारों ओर समुद्र एवं महासागरों से घिरा हुआ है। मैं विश्व के मानचित्र को देखिए, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। आपको मालूम होगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। कौन सी नदी? नील नदी, जो अफ्रीका से होकर गुजरती है। नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुववृत्त इसके कितने भागों से होकर गुजरती है। अफ्रीका का नक्शा बताकर, मानचित्र देखकर अब पता लगाइए कि कर्कवृत्त एवं मकरवृत्त कहाँ से एवं विषुववृत्त कहाँ से गुजरते हैं। हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए,
अफ्रीका, अफ्रीका, ये अफ्रीका है। हम मान लगा सकते हैं कि ये अफ्रीका है और ये अफ्रीका के बीच से यहाँ से होकर गुजरती है। इसे हम विषुववृत्त या जीरो अक्षांश कहते हैं। और यहाँ से होकर गुजरती है मकर वृत्त, इसे हम 23.5 भी कहते हैं। और यहाँ पर होकर गुजरती है कर्क, इसे हम भी 23.5 कहते हैं। ये अफ्रीका है। ये हमारे अफ्रीका के मानचित्र पर तीनों वृत्त गुजरता है, वो हमने ज्ञात किया है। देखिए ये कर्कवृत्त है, ये विषुववृत्त है और ये मकर वृत्त है। अफ्रीका का मानचित्र है उत्तर। अब हम बात करेंगे उत्तर अमेरिका की। किसकी बात करेंगे अब हम उत्तर अमेरिका की बात करते हैं। आपने ये देख ही लिया, अफ्रीका में सबसे ऊपर होता है कर्कवृत्त, बीच में होता है विषुववृत्त और सबसे नीचे होता है मकरवृत्त। ये अफ्रीका एकमात्र ऐसा खंड है, एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों वृत्तें गुजरती है। अब हम बात करते हैं उत्तर अमेरिका की। विश्व का सबसे तीसरा बड़ा महाद्वीप उत्तर अमेरिका है। सबसे बड़ा है एशिया, बाद में अफ्रीका और अफ्रीका के बाद आता है उत्तर अमेरिका। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकीर्ण स्थल से जुड़ा है। दक्षिण अमेरिका के एक संकीर्ण स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। जिसे पनामा जल संधि के उत्तर अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाले संधि को हम क्या कहते हैं? स्थल संधि को पनामा जल स्थल संधि कहते हैं। क्या? पनामा जल संधि, हम इसे स्थल पनामा स्थल संधि से कहते हैं। स्थल संधि क्या है? स्थल का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। स्थल संधि क्या है? जो स्थल का एक छोटा संकरा भाग होता है जो एक स्थल से दूसरे स्थल को जोड़ता है। जैसे कि जल संधि पानी संकरा भाग होता है। स्थल संधि स्थल को जोड़ता है और जल संधि पानी को भी जोड़ता है। जैसे कि जो बड़े जल राशि समुद्र होते हैं, महासागर एक दूसरे से जोड़ते हैं। जैसे कि दो महासागरों को जोड़ने के लिए स्थल संधि नहीं बल्कि जल संधि करनी पड़ती है। जो भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताओ। भारत एवं श्रीलंका के बीच जल संधि का नाम बताओ। जो हमारे यहाँ है उसे क्या कहा जाता है? आप बताओ। कहा जाता है यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। उत्तर महासागर से कहा जाता है उत्तरी अमेरिका को कहा जाता है कि पूरी तरह से उत्तर एवं पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप तीनों महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? तो बताइए और कमेंट में लिखिए। यह महासागर तीनों ओर से घिरा हुआ है। किन किन महासागरों से घिरा हुआ है वो आप बताइए। अब हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका की। किसकी बात करते हैं? दक्षिणी अमेरिका की। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से दो महासागर स्थित है? हम बताइए कि इसके पश्चिम एवं पूर्व में कौन से दो महासागरों स्थित है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से
दक्षिण ओर फैली हुई है। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज, जो यहाँ के उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। अब हम बात करेंगे एंडीज की। देखिए, जैसे कि अफ्रीका था, हम बात करते हैं अब दक्षिणी अमेरिका की। दक्षिणी अमेरिका ये हो गया हमारा दक्षिणी अमेरिका। कुछ इस तरह ही दिखता है दक्षिणी अमेरिका। श्रेणी अमेरिका, और यहां पर होकर गुजरती है एंडीज पर्वतमाला। यहां से एंडीज पर्वतमाला, इतनी लंबी एंडीज पर्वतमाला है। क्या है ये? एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला, ये एंडीज पर्वतमाला, ये हमने क्या बोला? दक्षिणी अमेरिका का एंडीज पर्वतमाला हमने ज्ञात किया है। और देखिए, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन से है? एंडीज, जो उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। ये उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न बहती है। आपने ज्ञात किया कि अफ्रीका में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नाइल। ये लंबाई की दूरी से, लंबाई के हिसाब से है। किस हिसाब से है? लंबाई, ये लंबाई के हिसाब से है। और ये सबसे बड़ी नदी के हिसाब से, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बड़ी नदी तो अमेज़न। कौन सी नदी है? अमेज़न, जो कहां पर होकर निकलती है? ये दक्षिणी अमेरिका में बहती है। अमेज़न नदी कहां पर बहती है? दक्षिणी अमेरिका में। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। वो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्र से घिरा हुआ है। ये चारों ओर महासागरों तथा समुद्र से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप। द्वीपीय महाद्वीप क्या कहा जाता है? महाद्वीप, द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अब हम बात करते हैं अंटार्कटिका की। हम बात करते हैं अंटार्कटिका की। अंटार्कटिका की एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। अंटार्कटिका एक बहुत ही बड़ा महाद्वीप है, जो दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, क्योंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में ही स्थित है अंटार्कटिका, इसलिए इस पर दक्षिण ध्रुव स्थित है। इसलिए हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका होता है। इसलिए अंटार्कटिका महाद्वीप हमेशा बड़ी बड़ी मोटी बर्फ से परतों से ढका हुआ होता है। यह किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का मानव निवास स्थिर नहीं है। बहुत से देशों को शोध केंद्र यहाँ स्थित है। ये क्या काम आता है? बहुत ही बड़े देशों के शोध केंद्र यहाँ पर जो वैज्ञानिकों के होते हैं, वो वहां पर काम करते हैं अंटार्कटिका पर। भारत के भी शोध संस्थान है यहाँ, इसके नाम मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री है। भारत के जो शोध तंत्र है वो यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर?
अंटार्कटिका पर। उसका नाम क्या है? मैत्री। एक है मैत्री और दूसरा है दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री। एक का नाम है मैत्री और एक दूसरे का नाम है दक्षिण गंगोत्री, जो कि हमारा संशोधन केंद्र है, जो शोध संस्थान है वो अंटार्कटिका पर है। अब हम बात करते हैं जलमंडल की। किसकी बात करते हैं? जलमंडल की। भूमंडल में हमने महाद्वीपों एवं महाद्वीपों पे जैसे कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका और हम जिसे कि ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप। ये सब हमने देख लिया। अब हम देखते हैं जलमंडल। भूमंडल हमने देख लिया, अब हम जलमंडल को देखते हैं। हम देखते हैं जलमंडल को। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। देखिए, पृथ्वी को कैसा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% 71% भाग पानी से घिरा हुआ है। 71% भाग पानी से घिरा हुआ है तथा 29% भाग स्थल से घिरा हुआ है। 29% भाग स्थल है। 71% भाग पे पानी है और 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है। जलमंडल में क्या है? जल के सभी रूप उपस्थित है। महासागर एवं नदियां, झीलें, हिमनदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जल वाष्प सभी सम्मिलित है। इन सब जलमंडल में सब क्या आते हैं? जैसे कि जलमंडल में नदियां आती है, महासागर आते हैं, भूमिगत जल आता है, हिमनदियां आती है, बहुत बड़ी ही जल समिति, इन सभी जल वाष्प समिति सम्मिलित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागर में पाए जाते हैं। पृथ्वी पर प्राप्त होते जल में से 97% से अधिक भाग महासागर में पाए जाते हैं। यह इतना अधिक खारा होता है एवं ये इतना अधिक से अधिक खारा होता है। मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। तो इतना खारा होता है कि मानव के उपयोग में हम नहीं ले सकते उसे। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ से पर्वतों से हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। शेष का बहुत बड़ा भाग जैसे कि हिमनदियां भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत बड़ा कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आया जाता है, जो कि मनुष्य के इस्तेमाल में किया जाता है। यह कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। यह सच है कि नीले ग्रह में रहने के बाद भी हम पानी की कमी महसूस करते हैं। मित्रों, हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपकी तरफ पहुंच सके, और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। अब बात करते हैं जलमंडल में महासागरों की। अब हम बात करते हैं जलमंडल में महासागरों। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। आपने देखा होगा कि महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है।
तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां है। महासागर की मुख्य 3 कौन सी गतियां है? तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागर की ये 3 प्रमुख गतियां है। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख है। बड़े और छोटे के आधार पर 5 प्रमुख महासागर है। तो हम देखते हैं महासागरों में पहला है प्रशांत, दूसरा है अटलांटिक, तीसरा है हिंद महासागर, तीसरा है हिंद महासागर, और चौथा है दक्षिणी महासागर, तो पांचवा है आर्कटिक महासागर। क्या है? आर्कटिक महासागर। विश्व के 4 में और 5 बहुत बड़े महासागर है। पहला होता है प्रशांत महासागर, बाद में आता है अटलांटिक महासागर, और बाद में इस तीसरे नंबर पर आता है हिंद महासागर, और चौथे नंबर पर आता है दक्षिणी महासागर, और 5वें नंबर पे आता है आर्कटिक महासागर। ये क्रमशः है। अब हम बात करते हैं आगे। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। अब हम बात करते हैं प्रशांत महासागर की, और प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। यह पृथ्वी की 1/3 भाग पर फैला है। प्रशांत महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना ग्रह प्रशांत महासागर में स्थित है। हमने पहले देख चुके कि मेरियाना ग्रह जो प्रशांत महासागर में स्थित है, जो पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। प्रशांत महासागर कैसा है? लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। अटलांटिक महासागर विश्व का सबसे दूसरा बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा एस अक्षर से आकार का है। अटलांटिक महासागर जो विश्व का सबसे दूसरा बड़ा महासागर है, वो अंग्रेजी अक्षर एस के आकार जैसा है। इसके पश्चिम के किनारे पर एवं एशिया, इसके पश्चिम के किनारे पर एवं उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका स्थित है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। इसके पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंडुरित है। यह अनियमित एवं दंडुरित तट रेखा प्राकृतिक स्रोतों एवं पतनों के लिए आदर्श करती है। अटलांटिक महासागर की दंडुरित पथ है जो आदर्श करती है कि प्राकृतिक रेखाओं से पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। ये बहुत ही खाच खुच वाला महासागर है जहाँ पर आपत्ति की मात्रा बहुत संभव रहती है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है क्योंकि यहाँ पर दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका आ जाता है। यहाँ पर यूरोप एवं अफ्रीका महाद्वीप आने की वजह से ये व्यवसाय के लिए काफी व्यस्त रहता है। अब हम बात करते हैं हिंद महासागर की। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है, हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम से यानी भारत के नाम से रखा गया है। जो देखिए
प्रशांत महासागर पे उसका नाम अलग है, अटलांटिक महासागर पे उसका नाम है हिंद महासागर, और दक्षिणी महासागर आर्कटिक, ये सब के नाम अलग अलग चीजों से पड़े हुए हैं। लेकिन हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम हमारे देश यानी कि भारत से हिंद महासागर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। हिंद महासागर त्रिभुजाकार। उसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घिरता है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह आर्कटिक महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 16 दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव से है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव से स्थित है। यहाँ उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है। प्रशांत महासागर यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले भाग से सांकड़ा होकर जुड़ा हुआ है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया के घिरा हुआ है। ये उत्तर अमेरिका के उत्तरी भाग को तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। यूरेशिया मतलब एशिया एवं यूरोप दोनों को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है। अब हम बात करते हैं वायुमंडल की। मित्रों, बेल आइकन दबाना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम बात करते हैं वायुमंडल की। बात करते हैं हम वायुमंडल। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है। हम सबको मालूम है कि हमारी पृथ्वी चारों ओर गैस की परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायु की यह पतली परत है जहाँ ग्रह महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। वायु की यह पतली परत है, इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम वो सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों की सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है। वायुमंडल सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी हमें बचाता है। वायुमंडल 1600 किमी की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल कितने किमी तक फैला हुआ है? 1600 किमी की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल 1600 किमी की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 भागों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए सबसे पहले आता है सौरमंडल, बाद में आता है सप्ताह मंडल, और उसके बाद आता है मध्यम मंडल, उसके बाद आता है आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। देखिए, हम बात करते हैं वायुमंडल के सबसे निचली परत की बात। वायुमंडल की सबसे निचली परत की बात करते हैं। देखिए, ये वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? सौरमंडल। सौरमंडल क्या कहते हैं? उसे हम सौरमंडल कहते हैं। उसके बाद आता है समताप मंडल, समताप मंडल, समताप मंडल के बाद आता है मध्य मंडल, मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद आता है आयन मंडल, आयन मंडल। आयन मंडल के सबसे ऊपर आता है
बहिर्मंडल, बहिर्मंडल सबसे ऊपर आता है बहिर्मंडल, बाद में आता है आयनमंडल, आयनमंडल के बाद आता है मध्यमंडल, मध्यमंडल के नीचे आता है समतापमंडल, समतापमंडल के नीचे आता है शोभमंडल। वायुमंडल के मुख्य ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना होता है। वायुमंडल मुख्यत्वे ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना होता है, जो कि साफ तक हवा तथा शुष्क हवा का 99% भाग होता है। ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना होता है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग होता है। आयनमंडल के अनुसार नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है और दूसरी गैसें होती है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गोन की मात्रा 1% होती है। CO2 और आर्गन, CO2 और आर्गन की मात्रा 0.01% होती है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है और नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से पृथ्वी गर्म रहती है। जो तापमान बढ़ता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बढ़ता है, जिसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें वृक्ष बढ़ाने चाहिए, जैसे कि वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को कैचअप करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जैसे कि वहां पर गर्मी की मात्रा कम हो। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है, और पौधों की वृद्धि के लिए आपने देखा कि पौधों की वृद्धि के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, जो कि वो वहां से वायुमंडल में से वो कैचअप करते हैं। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल से अधिक ऊंचा होता है। जैसे कि हम ऊपर की ओर जाते हैं तब तेजी के साथ घटता है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल में घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल सबसे अधिक होता है। घनत्व जहाँ पर सबसे अधिक होता है, समुद्री तल पर घनत्व सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तेजी के साथ घटता जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं घनत्व घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने की कठिनाई होती है। हम जानते हैं कि जब पर्वतारोहियां पर्वतों पर चढ़ते हैं वहाँ घनत्व कम होने के कारण उससे सांस लेने में बहुत ही तकलीफ होती है। जैसे कि हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। जैसे कि हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग हो। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग है। कुछ क्षेत्र में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्र में कम। कुछ क्षेत्र में हमें अधिक दाब होते हैं और कुछ क्षेत्र में हमें बहुत ही बड़े दाब होते हैं। जबकि कुछ क्षेत्रों में कम वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, जबकि कुछ क्षेत्रों में वायु निम्न दाब से उच्च दाब की ओर बहती है और उच्च दाब से निम्न दाब की ओर भी बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। गतिशील वायु को क्या कहा जाता है? पवन कहा जाता है। गतिशील वायु को क्या कहा जाता है? पवन कहा जाता है। देखिए, अब हम सौरमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल हमने ज्ञात किया है कि सौरमंडल में हम सब आते हैं, समतापमंडल में विमान, हवाई जहाज ऐसा सब उड़ा सकते हैं, और बाद में मध्यमंडल आता है और उसके बाद मिसाइल, आयन, जो आयनमंडल में उड़ाए जाते हैं ग्रहों। आयनमंडल के बाद ग्रह जो खगोलीय पिंड होते हैं बहिर्ग्रह, वो सब बहिर्मंडल में होते हैं। वायुमंडल के बाद हम बढ़ेंगे जीवमंडल।
वायुमंडल के बाद हम बढ़ेंगे जीवमंडल। वायुमंडल के बाद हम बढ़ेंगे जीवमंडल। हम देखेंगे जीवमंडल के बारे में। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। जीवमंडल स्थल, जल एवं हवा के बीच का एक भाग है। यह वह भाग है जहाँ पर जीवन मौजूद है। यह वो भाग है जहाँ पर जीवन मौजूद है। यह जीवों की बहुत सी प्रजातियां है। यहाँ जीवों की बहुत ही प्रजातियां है, जो कि कुछ सूक्ष्म जीव है तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारी के आकार में पाई जाती है। कुछ बैक्टीरिया से लेकर स्तनधारी आकार के बड़े पाए जाते हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी है। मनुष्य भी क्या है? एक प्राणी है। जीवित रहने के लिए एक दूसरे से एक तथा जीवमंडल से जुड़ी हुई है। जीवित रहने के लिए एक दूसरे से बहुत ही जीवमंडल जुड़ी हुई है। जीवमंडल के प्राणी को मुख्यतः दो भाग, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभाजित किया जाता है। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, जैसे कि जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीन परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। ना कि एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती की वनों को काटा जा सकता है। लदुला भाग पर मिट्टी का कटाव जैसे से होने लगता है। इस प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप से पृथ्वी की सतह पे परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि भूकंप से पृथ्वी की सतह पर क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। हाल ही में 2004 में, कौन से साल में? 2004 में सुनामी आई, तब अंडमान एवं निकोबार का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रभावित होने के उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रहता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। ये जीव दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योग, तापीय विद्युत संयंत्र तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। उद्योग तथा विद्युत यंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के कारण तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापमान कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। जैसे कि भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल की अपेक्षा में हमें सीमित रखने के लिए उद्योगों की उपयोग की आवश्यकता को महसूस कर सकते हैं। मित्रों, हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करवाना ना भूलें। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारा सबसे बेल आइकन दबाइए और सबसे हमारा पहला वीडियो आपकी तरफ पहुंच सके। थैंक यू।